नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। एटीवी न्यूज़ इंडिया में हमने मिलकर एक खास सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है अनपॉपुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड मेमोरीज। तो उसके जरिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अमन कुमार जी, जो कि इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर हैं। सिर्फ 20 साल के हैं और अचीवमेंट्स इंटरनेशनली उनकी करीब करीब 10 से ज़्यादा हैं। उन्होंने मुझे बतौर एक पूरा अपना ताइक्वांडो की अचीवमेंट्स का व्हाट्सएप करा है। वो इतना बड़ा है कि अगर मैं बताने लगा तो करीब करीब 2 मिनट उसमें ही चली जाएगी। तो मैं उनका कुछ बता देता हूं, पर फिर भी जो कि बहुत जरूरी है बताना। ग्रैंड स्लैम चैंपियन, अगर मैं गलत हूं तो अमन जी मुझे बता दीजिएगा, उसमें अपना ऐड ऑन कर दीजिएगा अगर आप करना चाहे तो। ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन रहा है इनका। ये फर्स्ट इंडियन एथलीट हैं जो कि चाइना में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इंडियन ओपन में गोल्ड मेडल है इनका, अल हसन ओपन जॉर्डन टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल है, एशियन ओपन इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है, इजराइल ओपन में ब्रॉन्ज मेडल है। फर्स्ट इंडियन एथलीट हु गॉट सिल्वर मेडल ओशियन रीजन प्रेसिडेंट्स कप, became the first Indian male taekwondo athlete who reached at the world rank 33। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है क्योंकि हजारों हजार प्लेयर इसको खेल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए। माफ करना, मेरे अभी भी 3-4 अचीवमेंट्स आपकी गिना नहीं पाया। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भी इनके लगातार 2 साल से मेडल हैं, क्योंकि सिर्फ 2 साल ही खेल पाए हैं क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है। तो अमन, इतनी कम उम्र में इतना सारा स्ट्रेस कैसे ले रहे हो? माफ करना, मैं स्ट्रेस बोल रहा हूँ, पर फिर भी स्ट्रेस कैसे ले रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये इस लाइव के लिए और जो आप वीडियो बना रहे हैं इसके लिए मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ आपका। जो आप ये जो पहल कर रहे हो, आप जो अपने मोटिव को लेकर चल रहे हैं कि मैं उन स्पोर्ट्स को लूंगा जो जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, या फिर कहो कि उनको वो पोजीशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। सो थैंक यू सो मच। और रही बात की 20 धन्यवाद एज में अमन मैं हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए, पर आप अभी हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। ओके, तो रही बात, अगर मैं बोलूं कि 20 इयर्स में इतना कुछ कर लिया, तो मैं सोचता कि मेरे हिसाब से कम है, मुझे और ज्यादा अचीव करना है। और इस एज में मैं और ज्यादा कर सकता था, बट अब मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी एज निकल गई तो, बट ये मेरे लिए स्ट्रेस नहीं है, मेरे लिए मेरा पैशन है जो मैं कर रहा हूँ और लगातार किए जा रहा हूँ। और रही बात मैं कैसे मैनेज करता हूँ, वो मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे अकेडमीज वाले, मेरे मैनेजर्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, फैमिलीज हैं, तो सारे लोग मुझे मैनेज कर रहे हैं। और अगर मैं अकेला होता तो मैं शायद नहीं मैनेज कर पाता। अमन, पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कम अचीवमेंट नहीं है, इस लोगों की जिंदगी बीत जाती है इस अचीवमेंट में। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उम्र में थोड़ा सा आपसे बड़ा हूं, तो मैं उस अनुभव से आपको बता सकता हूं, पर आपकी अचीवमेंट और मेरा कोई मुकाबला है नहीं कहीं पर भी। तो अमन, मैं ये जानना चाहता हूं कि अमूमन तौर पर लोग बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे गेम्स की तरफ भागते हैं जिसमें थोड़ा फेम मिलता है। फेम एज इन जिसको लोग जानते हैं। पर आप मार्शल आर्ट्स के गेम में गए, वो भी ताइक्वांडो के अंदर, ऐसा क्यों? देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा कुछ प्लानिंग नहीं था कि मुझे आपने कितने उम्र में शुरू किया था? मैंने एट द एज ऑफ 13 मैंने स्टार्ट किया था, वो भी स्कूल में। तो मेरा कुछ प्लान्स नहीं थे, जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ क्लास स्किप करने वाला था, तो इसलिए मैं मेरे स्कूल में जो क्लासेस होते थे मैं उधर चला गया ताइक्वांडो क्लासेस में। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट करना हो ताइक्वांडो, तो बट ऐसे बस एक बोलो कि इंसिडेंट हुआ या एक्सीडेंट मान लो कि मैं ताइक्वांडो की तरफ आ गया, फिर मैंने जैसे कंटिन्यू किया, तो मैं लगातार ट्रेनिंग करता रहा, तो फिर कॉम्पिटिशन खेलने लगा, तो वहां से मेरा मन की हाँ कि मुझे इसी में प्रोफेशनल में जाना है, तो ऐसे कुछ हुआ। बट मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बस ताइक्वांडो चूज करना है या फिर मुझे क्रिकेट चूज करना है। बस ये बोला जाए कि एक्सीडेंटली या एक इंसिडेंट हुआ जिससे ये सारी बस अपनी क्लासेस बंक करना चाहते थे और आपने ताइक्वांडो में चले गए। तो आपको कोच, अभी तक आपको क्या लगता है कि आपकी कोचिंग के ऊपर कितना बड़ा काम किया गया है या किया जा रहा है? क्योंकि हर एक जो चेला होता है उसका एक गुरु होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके गुरु या जो आपको सिखाया है, जब आप 13 साल की उम्र में थे तब किसने सिखाया था और कितना प्रभाव रहा उनका? नो डाउट कि अगर हमारी कोचिंग या हमारी जो गाइडेंस क्लियर हो और बिल्कुल ऐसी हो जो आपको एक चीज से उठा के आपको बहुत आगे ले जाए, नो डाउट ये इम्पोर्टेंट है। और मैं थैंक यू बोलता हूँ उन कोचेस को जिन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया, और मैं हमेशा उनको थैंकफुल रहूंगा कि उन्होंने मुझे लाइफ में कभी सपोर्ट किया। क्योंकि जो सबसे पहले मेरे कोच थे वो मेरे स्कूल में जो मुझे सिखाते थे, उनका नाम मिस्टर दीपचंद यादव।
तो वो स्कूल में सिखाते थे, उन्होंने मुझे बेल्ट पहनना सिखाया, अपनी यूनिफॉर्म पहनना सिखाया, उन्होंने बेसिक मुझे सिखाया। फिर उसके बाद मेरे काफी सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद जो मैंने दिल्ली में मैंने एकेडमी ज्वाइन की, पीस ताइक्वांडो एकेडमी, वहाँ पे जो मेरे कोच है मिस्टर सैयद हसन रजा है, जो कि अफगानिस्तान से है। सो उनके अंडर में पिछले 5 साल से प्रोफेशनली ताइक्वांडो कर रहा हूँ। और आई थिंक अगर वो मेरी लाइफ में नहीं जुड़ते या फिर मैं उनसे नहीं जुड़ता और उनकी जो गाइडेंस नहीं मिलती, तो आई थिंक मैं ये जहाँ जहाँ आज स्टैंड करता मैं वहां नहीं पहुंच पाता, किसी भी रीजन से नहीं पहुंच पाता। क्योंकि सारी चीज जो एक कोच बताता या उसको एक एथलीट को डायरेक्शन देता लाइफ में कि कहाँ पे क्या चीज को इम्पोर्टेंट है करना लाइफ में, तो आई थिंक उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। अमन, पिछले 2 साल में आपने एमडीयू से खेलते हुए ऑल इंडिया चैंपियनशिप में, यूनिवर्सिटी गेम्स में भी मेडल लिया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरनेशनल पर मैं आऊंगा, पहले हम नेशनल से इंटरनेशनल चलेंगे। तो Okay. अभी तक यूनिवर्सिटी गेम्स का एक्सपीरियंस कैसे रहा और कितना कड़ा लेवल आता है वहां पे खेलने पर? सबसे पहले तो क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा है, तो जब ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो जब जब हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ। तो जब जब हम कंपटीशन में जाते हैं उससे पहले हमारा कैंप लगता है, सिलेक्शंस होते हैं, टीम बनती है एमटीयू की। तो वो सिलेक्शंस के बाद हमारा कैंप लगाया जाता है, जो कि अशोक सर लेते हैं हमें, और बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग उसके अंदर वो कराते हैं। और सारे एथलीट जो मिलते हैं वो सब अपने वेट कैटेगरी में टॉप होते हैं। तो हम उन एथलीट के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, मतलब हमारी वेट कैटेगरीज के हिसाब से, हैवी वेट के साथ भी और नीचे वेट्स के अलग के साथ भी। तो वो हमें माहौल अच्छा मिलता है। फिर हम सारी टीम जो कंपटीशन में जाते हैं वहां पे एक टीम का सपोर्ट होना आई थिंक बहुत जरूरी है। जहाँ पे इतने सारी क्राउड हो, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हर कंपटीशन में ऐसे। बट एमडीयू इसलिए मैं बोलूंगा कि अशोक सर ने उनका ऐसा माहौल बना रखा है हमारे, हम जब हर बार जब भी मैं जाता हूँ मुझे बहुत पसंद आता है कि मैं उनके अंदर ट्रेनिंग लेता हूँ। और फिर हमें सिखाते हैं वो कि किस तरीके से कंपटीशन में रहना है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या करना है, सारे स्टेप्स बताते हैं। और रही बात कंपटीशन के अंदर, तो अगर आपकी टीम आपके साथ खड़ी हो और आपका आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो, आपके कोच का पूरा सपोर्ट हो, तो आपका माइंडसेट अगर बिल्कुल फिक्स है तो आप कुछ भी कर जाओगे उस टाइम। और यही ऐसे कुछ होता है जब मैं ऑल इंडिया खेलने जाता हूँ तो सर हमारे साथ होते हैं, टीम मेरे साथ होती है, वो अलग ही मजा है बिल्कुल इसमें। ठीक है अमन, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जब आप वो पोडियम पर चढ़ते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड के पे, तो उस टाइम पर कैसा लगता है? क्योंकि वो सारी मेहनत और आ, वो सारी चीजें आपको याद आती है कि कितनी गालियां खाई बिल्कुल। हैं, कितना कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ग्रैंड स्लैम आप खेल चुके, तो क्योंकि लोगों का सपना होता है इतनी सारी अचीवमेंट्स अचीव करने, और उस सपने को भी पूरा करते हुए आप उस पोडियम पर भी ऊपर जा रहे हो, तो कैसा लगता है उस टाइम पर? मुझे याद है कि जब जब मैंने चाइना ओपन में गोल्ड लाया था, तो उस टाइम हमें बुलाया गया था कि आपका मेडल सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है, तो आपका फ्लैग ऐसे से ऊपर जाएगा और आपको इस सीक्वेंस में खड़ा होना है। तो मुझे उस टाइम जैसे मेडल सेरेमनी से पहले वो सारी चीज मुझे याद आ रही थी कि मुझे मेरे कोच की वजह से उस दिन मुझे कोच ने मुझे पनिशमेंट दिया, और इस दिन मेरी क्लास मिस हो गई थी क्योंकि मैं ताइक्वांडो के लिए जाना था। इस दिन मेरे हड्डी टूट गई थी, इस दिन मेरा ये फ्रैक्चर था, इस दिन मेरा वो इंजरी था। सब कुछ बस इस मोमेंट के लिए जो भी मेरा जो आने वाला है। और जैसे मैं उस वहां एक एथलीट जो उस पोजीशन पे जाता है या फिर मेडल्स के गले पे बजाता है, उसका नेशनल एंथम बजता है, वो फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है। सारी चीज उसके इमोशंस बाहर निकलाते हैं आंसू के रूप में। तो आई थिंक वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं कैसे होता है एक एथलीट क्या फील कर रहा होता है उस टाइम, बट वो अब तो बहुत आपको अमेजिंग होता आदत भी हो गई होगी रोने की, बार बार पोडियम पर जाते हो और फिर से है। आंसू भर जाते होंगे आंखों नहीं में। अभी मैं कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। नहीं, वो एक एथलीट के लिए बहुत ही इमोशनल आई थिंक मोमेंट होता है। ठीक है अमन, मुझे ये बताइए कि एक प्लेयर को बनाने में, एक प्लेयर का जैसे आपका ही ले लीजिए, कितना स्ट्रगल रहा अभी तक यहाँ पहुंचने के लिए जहां पर अभी अभी आप हो, और अभी आप ये कह रहे हो कि मैं और भी अचीव कर सकता था। तो उस और भी अचीव कर सकने के लिए और क्या स्ट्रगल और क्या ट्रेनिंग या और क्या डाइट या और क्या कोचिंग की जरूरत थी? देखो, पहली बात तो मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैंने क्या खो दिया या क्या मैंने मिस्टेक्स की, क्योंकि अगर मैं रिग्रेट में रहूंगा, अगर मैं पास्ट में जीऊंगा तो मैं फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात कि अगर मैं उन चीजों पे बात करूँ कि क्या क्या चीज जरूरी रहेंगी या क्या क्या चीज जरूरी रहती हैं, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि या आप अपने जूनियर्स को जो हर बताओगे, या छोटी से छोटी जी। चीज, एग्जैक्टली, तो क्या हर छोटी छोटी चीज नहीं है, वो इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि आपकी फैमिली से, आपका फैमिली का सपोर्ट होना, आप आपके आपका फाइनेंशियली सपोर्ट होना, आपका क्या आप खा रहे हो उसका एज एज अ स्पोर्ट
बट आप क्या खा रहे हो, आपके कोच का आपके ऊपर ट्रस्ट होना, आपके कोच की ट्रेनिंग प्लान्स आपके लिए, आपके आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके सिक्स शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के आपके, ये सारी चीजें डिपेंड करता है। और आप किस तरीके से आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो एज एन एथलीट, आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, आई थिंक बहुत सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड करता है। मान लो कि अगर आप कुछ आपके आपके लिए प्लान बनाया गया बट आप उस पर फॉलो नहीं कर रहे, तो आई थिंक वो वेस्ट है, ना आपका कुछ ग्रोथ होगा, ना आपका कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा। तो हर छोटा छोटा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आपके ठीक स्पॉन्सर्स भी जरूरी हैं आपको सारी चीज करने के लिए। ठीक है अमन, आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए, आपका क्या स्केड्यूल होता है जब आप ट्रेनिंग करते हो? तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ट्रेनिंग दूसरे तरीके की है, तो आपका क्या स्केड्यूल रहता है ट्रेनिंग करते हुए? नॉर्मल कितने बजे उठते हो, कितने बजे खाते हो और कितने नॉर्मल बजे नॉर्मल ट्रेनिंग डेज करते में। हो? जी नॉर्मल जब आपका ट्रेनिंग ओके शेड्यूल होता है या जब आप कैंप्स में होते हो उसका भी बता सकते हो, मर्जी आप, आपको ओके जैसा ठीक लगे। ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे ज्यादा खाने की थोड़ी हैबिट है। तो जैसे कि हमारा मॉर्निंग ट्रेनिंग होता है 6 o'clock, तो मैं 4:30 उठता हूँ मॉर्निंग में, और 4:30 उठने के बाद मैं खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट खा के तो रेडी होने के बाद हमारा 6 o'clock ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मे बी वो 9 o'clock, 9:30 और कभी कभी 10 बजे तक हो जाता है। तो उसके आपका बाद दिन फिनिश होने के करीब बाद हम करीब दोबारा, 4 साढ़े 4 बजे शुरू होता है? हाँ हाँ, काइंड ऑफ इतने बजे ठीक है। मेरा स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग हमारा फिनिश होता है, उसके बाद मैं आता हूँ, मैं दोबारा ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद मैं हमेशा रेस्ट करता हूँ क्योंकि बॉडी को रिकवर करना होता है। तो उसके बाद मैं लंच करने का टाइम जो मेरा 1 बजे 2 बजे होता है। उसके बाद अगर कुछ मेरा काम, जैसे मेरे कॉलेज का काम है तो मैं वो कर सकता हूँ, मैं कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं और भी सारी चीजें जो मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। मैं कुछ स्टडी कर सकता हूँ, मैं बुक स्टडी करता हूँ कभी कभी। और मैं सोशली थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, सारी चीजों की अपडेट रखता हूँ, और मैं वीडियो ज्यादा देखता हूँ अपने स्पोर्ट्स की। तो ये सारी चीज मैं करता हूँ। उसके बाद इवनिंग हमारा दोबारा ट्रेनिंग होता है जो कि समथिंग 5:30 होता है, 5:30 से लेके 8:30 और 9 o'clock हो जाता है। तो हमारा रात भर, हमारा दिन मोस्टली सारी ताइक्वांडो में ही चला जाता है कि हम ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सारा जो माहौल आसपास का वो सारा स्पोर्ट्स के लिए ही है, क्योंकि मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ, स्पोर्ट्स अभी हॉस्टल। आप कहाँ पर रहते हैं? अभी मैं अपने गाँव में आया हूँ जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, और ट्रेनिंग कहाँ पर करते हैं वैसे आप? बिकॉज मैं यही कर रहा हूँ, अपने घर के आसपास ही कर रहा नहीं, हूँ। जब यहाँ आप पे एक अपना, प्लेस है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर जब सकता आपको चैंपियनशिप की तैयारी करनी होती है तब आप ट्रेनिंग कहाँ पर करते हैं? हूँ। तो दिल्ली में छतरपुर में एक अकेडमी जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, पीस ताइक्वांडो अकेडमी। तो मैं वहाँ पिछले 5 साल से प्रोफेशनली ताइक्वांडो कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए अमन जी, क्योंकि आपने जैसे अपना स्केड्यूल बताया कि 4:30 बजे आप शुरू हो जाते हैं और आप सुबह और शाम दो टाइम ट्रेनिंग करते हैं, अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को स्टडी किया है और उनसे पता लगा है कि वो जितना ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं उतना ज्यादा वो स्पोर्ट्स को समझते हैं, वीडियोस देखते हैं और पढ़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जो कि मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि एक स्पोर्ट्स का जो स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन है वो ज्यादा कॉम्पिटिटर होता है, ज्यादा टैलेंटेड होता है एज कम्पेयर टू सिर्फ पढ़ाई वाले से, क्योंकि आप सिर्फ अपना अपना गेम नहीं कर रहे हैं, आप उसको पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता बिल्कुल है कितना जरूरी है पढ़ाई करना अपने गेम का या उसको सीखना? बिल्कुल। अगर आप कंपेयर वाली बात पे है तो मैं बता दूं, मान लो कि आप एक नॉर्मल इंसान हो जो कि स्टडीज पे फोकस करता है, तो आपका काम बस स्टडी है। आप स्टडी कर रहे हो, आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप दोबारा स्टडी कर रहे हो, स्टडी स्टडी स्टडी। तो आपका एक जोन है जो कि लिमिटेड है कि आप स्टडी में ही इन्वॉल्व हो। बट हम क्या कर रहे हैं कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम स्टडी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन की भी डिग्री चाहिए। हम स्पोर्ट्स में भी ध्यान रख रहे हैं। अब स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं कि आपके 100 ओपोनेंट्स होते हैं, अब नहीं पता कौन किस दिन क्या आता है। तो मान लो कि आप किसी फ्यूचर कंपटीशन में जा रहे हो और आप देख सकते हो कि कौन कौन सा एथलीट रजिस्टर्ड है, तो हम उनको भी देखते हैं। तो हम अपने आप को तो ध्यान कर ही रहे हैं, हम स्टडीज को भी ध्यान कर रहे हैं, हम और भी लोगों को ध्यान कर रहे हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी टेंशन रहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अप डाउन क्या हो रही है। हम अपनी डाइट को लेकर भी हमें रहना, एक्टिव रहना पड़ता है कि हमारा हम जो खा रहे हैं उसके हिसाब से हम ठीक है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हम कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैंडल करता है, और आई थिंक इसीलिए एक स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है।